हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आरो भाग 1 यानी आपकी जो क्लास 11वीं की पुस्तक है उसमें दिया गया है ये गलता लोहा, और ये है शेखर जोशी इसके लेखक हैं। और ये पाठ मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस पाठ से पूरे प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि मैं अब उन्हीं पाठों को ले रही हूँ जिसमें मुझे लग रहा है कि इनसे प्रश्न बन सकते हैं। ये मेरे संभावित प्रश्न हैं, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। वैसे तो कुछ नहीं पता भी, हम क्या पेपर आउट थोड़ी ना कर रखा कि ये आएगा, लेकिन इसलिए मैं इसको महत्वपूर्ण बता रही हूँ क्योंकि इसमें गुरु शिष्य के संबंध को बताया गया है, जातिवाद पर भी आवाज़ उठाई गई है, जातिवाद में और किस तरह से परिवर्तन धीरे धीरे समाज में आ रहा है, इन सब पर बातें की गई है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अब शुरुआत करते हैं। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या, गन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। अब कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें, प्रसंग मतलब होता है घटना, यानी उस घटना का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और गन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। ठीक है, तो देखिए उत्तर देखेंगे। धनराम लोहार का बेटा है, यानी वो जाति से लोहार है जो लोहे का काम करते हैं। उसका मन गणित ज्ञान प्राप्त करने में लगता है, यानी उसका जो मन है वो गणित का ज्ञान प्राप्त करने में नहीं लगता है। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे 13 का पहाड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, इसलिए उसे संटी से पीटते भी हैं। अब जो उनके जो टीचर का नाम है, यानी मास्टर का नाम है जो उन्हें पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें पहाड़ा याद नहीं होता है। उधर धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का खानदानी काम सिखा रहे थे। उसे सान चढ़ाना, धोकनी फूकना, हथौड़ा चलाना, गन चलाना सिखा रहे थे। वे कभी भी गलती से उसे हत्थे या संटी से पीटते हुए, यानी वो गलती करते हैं। यहाँ देखेंगे मतलब कि जो धनराम लोहार का बेटा है उसका मन गणित का ज्ञान प्राप्त करने बिल्कुल नहीं लगता है। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे 13 का पढ़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं होता, तो वो संटी से पीटते भी हैं। ठीक है, तो ये प्रसंग तो आया है किताबों का। ठीक है, यहाँ दिया है ना किताबों की विद्या। अब घन चलाने की विद्या का देखें। उधर धनराम के पिता का नाम क्या है? गंगाराम। उसे लोहार का खानदानी काम सिखा रहे, यानी वो चाह रहे को अपने कार्य में इनमें जो खानदानी काम उनका लोहे का, उसमें वो दक्षता हासिल करे। उसे सान चढ़ाना सिखाते हैं, धोकनी फूकना, हथौड़ा चलाना, गन चलाना सिखा रहे थे। कभी गलती होने पर, यानी कभी गलती कर देता है कौन? धनराम, तो उसके पिता क्या गंगाराम उसे पीटते भी हैं संटी से। इस प्रकार धनराम एक एक नहीं दो दो विद्याएं सीख रहा है, पढ़ाई की विद्या और कारीगरी की विद्या। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। धनराम लोहार को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता? यानी धनराम मोहन को, माफ कीजिए, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता? प्रतिद्वंदी का मतलब है जैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं ना कि मैं जीतूं या वो जीते, एक तरह से देख कंपटीशन जिसको आप बोलते हैं वो प्रतिद्वंदी होता है। बाकी आप इंटेलिजेंट हो, आप समझिए, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा बहुत हम अच्छी प्रकार से सलर करते हुए चलेंगे। धनराम स्वयं को नीच जाति का था, मोहन उच्च जाति का समझता था। अब धनराम क्या है, उसे पता है कि भाई मेरा तो जो जन्म हुआ है एससी में, यानी अनुसूचित जाति में हुआ है। मोहन का जो है जन्म उच्च जाति यानी ब्राह्मण जाति में हुआ है। इसके अतिरिक्त मोहन पढ़ने में भी धनराम से अधिक होशियार था। अब जो उच्च जाति में यानी ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ था मोहन का, वो पढ़ने में भी क्या है? धनराम से होशियार है। इसलिए कक्षा अध्यापक से कक्षा का मॉनिटर बना दिया। अब क्या है, त्रिलोक मास्टर जो एकमात्र मास्टर है उसने क्या किया? मोहन को मॉनिटर बना दिया कक्षा का। मॉनिटर जी ये भी कहते थे कि मोहन, यानी मास्टर जी, माफ़ कीजिए मास्टर जी, क्या बार बार में पता नहीं क्या, मास्टर जी ये भी कहते थे कि मोहन बड़ा होकर एक योग्य युवक बनेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा। इन सब बातों के कारण धनराम मोहन के साथ कभी प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं रखता है। अब देखिए, धनराम क्या है? जो नीची जाति का है। मोहन क्या है? ऊंची जाति का है। इसके अतिरिक्त यानी मोहन पढ़ने में भी होशियार है। और क्या है फिर, कक्षा का जो अध्यापक है मास्टर त्रिलोक सिंह, उसने मोहन को मॉनिटर बना दिया। मास्टर जी ये भी कहते हैं कि बड़ा होकर यानी योग्य युवक बनेगा और गांव का नाम रोशन करेगा। इन सब बातों के कारण धनराम कैसे ये अब ये सोचता है कि भाई ये तो होशियार, धनराम सोचता है ये तो होशियार भी है, भाई उच्च जाति में इसका जन्म हुआ। और फिर मास्टर जी ने भविष्यवाणी कर दी कि बड़ा होकर गांव का नाम रोशन करेगा, योग्य युवक बनेगा। तो इसलिए धनराम मोहन से क्या है? प्रतिस्पर्धा का भाव या ईर्ष्या का भाव नहीं रखता है।
आगे बढ़ते हैं। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? तो इस प्रकार से ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है। तो देखिए, सामान्यतः ब्राह्मण समुदाय के लोगों का शिल्पकार मतलब जो लोहे का काम करते हैं, समूह के साथ उठना बैठना या किसी प्रकार का बर्ताव नहीं होता था। जो ब्राह्मण होते थे और शिल्पकार होते हैं तो उनका आपस में उठना बैठना या किसी प्रकार का बर्ताव नहीं होता था। शिल्पकार द्वारा ब्राह्मणों के टोले को बैठने के लिए कहना भी उनके लिए मर्यादा का उल्लंघन समझा जाता था। धनराम लोहे की छड़ को मोड़कर गोला में ढालने का प्रयास कर रहा था। उसने एक हाथ से संडासी पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ से हथौड़े से एक चोट मार रहा था। अब क्या है, धनराम मतलब उसको ढालने का जो होता है ना, वो संडासी देखी होगी आपने, थोड़ा सा जैसे कुल्हाड़ी टाइप में, उसको अपने आकार में नहीं, थोड़े से चोट भी मार रहा था और उसे अपने आकार में नहीं गोलाई में ढालने का प्रयास कर रहा था। किंतु निहाई पर ठीक प्रकार से लोहे का सिरा न फंसने के कारण लोहे की छड़ उचित प्रकार से मुड़ नहीं रही थी। अब निहाई क्या है? निहाई उनका जो औजार है जिसमें वो फंसाकर उसे गोलाई का रूप देते हैं, लेकिन उसमें वो अच्छी प्रकार से गोलाई का रूप नहीं दे पा रहा था। मोहन कुछ देर तक धनराम को काम करते देखता रहा, फिर अपना संकोच त्याग कर धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर थोड़ा अभ्यस्त हाथों से दोगनी फूंक कर छड़ी को निहार कर उसे ठोक पीट कर सही गोलाई का आकार दे दिया। अब क्या, मोहन ये सब देख रहा था कि मोहन तो अपनी संडासी को आकार मतलब क्या उसको बनाने के लिए उसके पास गया था, धनराम के पास, लेकिन वो देख रहा था कि वो बना नहीं पा रहा। तो उसने अपना संकोच, यानी अंदर से उसे जो संकोच है, अभी मैं क्यों शिल्पकार के इस दुकान पर बैठूं, तो उन्होंने अपना संकोच त्याग कर उनके हाथ से वो संडासी लेकर और अभ्यस्त, नहीं उसने ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले अभ्यास बार बार किया, नहीं बार बार इस कार्य को किया है, तो वो उनको गोलाई का रूप देने लगे। कौन देने लगे? मोहन देने लगे। मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य हुआ। तो ये अपने साथ एक तो ये कि एक ब्राह्मण जाति का होकर कि मेरे इस पे बैठ गया दुकान पर जो भी है, और दूसरा ये है कि फिर उन्होंने इतना अच्छा काम कैसे किया, क्योंकि उनका तो काम वो है ही नहीं, तो ब्राह्मण जाति का। तो उसको इसके इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ। कैसे वो आश्चर्य व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य हुआ कि पुरोहित का बेटा कर उसने लोहार के बेटे के साथ बैठकर हाथ से कारीगर का काम कैसे किया। तो उसको ये बड़ा आश्चर्य हुआ, किसको? धनराम को। तो ये प्रश्न ये रहा। आगे बढ़ेंगे। मोहन के लखनऊ आने के बाद समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा? देखो, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय क्यों? अब मोहन क्या लखनऊ क्या करने आया था? अपने आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए। उनके गांव का एक लड़का था, क्या था, रमेश, उसके साथ वो आगे की पढ़ाई करने के लिए आया था। तो यहाँ ध्यान देंगे, मोहन के पिता पुरोहित वंशीधर उसे अपनी बिरादरी के रमेश नामक व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए लखनऊ भेज देते हैं। रमेश उसे एक मामूली से स्कूल में दाखिला करवा देता है। वह मोहन का वजूद एक नौकर के समान ही था। मोहन सारा दिन रमेश बाबू के घर के काम में लगा रहता था। उसके पिता ने उसे उम्मीद इस लखनऊ भेजा था कि पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा। वह घर के कामों में उलझा रहता था, इसलिए उसने पढ़ने का समय ही नहीं मिलता था। इसलिए लेखक इस काम को मोहन के जीवन का एक नया अध्याय कहा। अब क्या है, मोहन के पिता थे, यहाँ दिया गया, देख, मोहन के पिता पुरोहित वंशीधर थे। उन्होंने अपने बिरादरी यानी अपनी कास्ट, ये या बिरादरी के, ये तो बिरादरी लिखना ही उचित होगा क्योंकि हिंदी का शब्द है, कास्ट इंग्लिश का हो जाता है, और आपको तो लिखना है तो बिरादरी ही लिखेंगे। और रमेश नामक व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए लखनऊ इसलिए भेजा था कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन वहाँ रमेश ने क्या किया, उसका एक मामूली से स्कूल में दाखिला करवा दिया। अभी कोई ये ना कहे इसको पढ़ाया नहीं, इसके पिता ऑब्जेक्शन ना उठाए, ये नहीं। और वहाँ क्या है, उसके साथ एक नौकरों सा व्यवहार करता था। घर के सारे कामों में उसे फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी पढ़ने के लिए। तो उसके पिता ने ये उम्मीद करके भेजा था कि वो बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वो क्या है, घर गृहस्थी में उलझकर उनके कामों में एक नौकर की हैसियत से रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। इसलिए और क्या, इतना काम करने के बावजूद उसके पास पढ़ने के लिए समय नहीं बचता था। इसलिए लेखक को इस काम के मतलब, अब लेखक कहता है कि ये उसके जीवन का एक नया अध्याय था। मतलब वो सपना सजाकर, यानी अपने दिल में सपने संजोकर आया था। उसके पिता का भी सपना था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वहाँ तो उसके साथ कुछ और ही, यानी उल्टा ही कुछ हो रहा था।
आगे बढ़ते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा और क्यों? तो देखिए मास्टर, उस समय के मास्टर भी कैसे रहे होंगे, सोच सकते हैं कि मतलब उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान है, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान उस समय नहीं होता था। आजकल भी कुछ ऐसे हैं, इसलिए इस पाठ को लिया गया है ताकि आप भविष्य में अध्यापक बने तो इस तरह का व्यवहार न करें, इससे कुछ शिक्षा लें और जो विद्यार्थी है वो भी क्या है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, और जो मास्टर जी हैं जो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो कि हमारा कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि एचपीएससी इसमें से प्रश्न दे सकता है, क्योंकि इसमें से कई ऐसे समाज की बुराइयां उठाई गई है। मास्टर को कैसा व्यवहार करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जातिवाद नाम की जो बीमारी है उसे भी कैसे समाप्त करना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं आपको लग रहा होगा अब तो नहीं है मैम, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं अभी भी बहुत है जगह ऐसा है जो जातिवाद समाप्त नहीं हुआ पूरी तरह से, लेकिन बहुत अंतर आ चुका है पहले के मुकाबले में। मास्टर त्रिलोक सिंह इस कथन तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। मास्टर त्रिलोक सिंह ने इस कथन, यानी मास्टर त्रिलोक सिंह ने किसे कहा था, ये धनराम को कहा था ये कथन कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा, को इस जबान का चाबुका, भी लेखक ने इसको क्या जबान का चाबुका, क्योंकि धनराम बहुत प्रयास करने पर भी तेरा का पाड़ा याद नहीं कर सका था। उसे छुट्टी तक समय याद करने के लिए समय दिया गया था, उसे समय तक भी तेरे का पाड़ा, यानी ये छुट्टी के समय तक, यानी उसे तेरे मास्टर त्रिलोक सिंह ने कहा था कि तुम छुट्टी के समय तक तेरा का पाड़ा याद करके मुझे सुना दो, लेकिन क्या है धनराम तेरा का पाड़ा छुट्टी के समय तक भी याद नहीं कर पाया था। इस पर मास्टर त्रिलोक सिंह ने कहा था कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। यानी वो एक तरह से किसका, लोहार का बेटा था, इसलिए उन्होंने ये व्यंग्य किया था। इस पर मास्टर त्रिलोक सिंह ने बेत का प्रयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी। यानी क्या करते थे, वो बेत का प्रयोग करते थे, जिससे क्या है, जिस बच्चे को पीटते थे उसी बच्चे से बेत मंगवाते थे और बेत को मार मार के तोड़ देते। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया था, उसके पास उसने बेत मंगवाई थी उसके पास से, बल्कि उन्हें बेत ने मारकर एक जबान का चाबुक मार दिया था, जो कि उस बेत से भी ज़्यादा खतरनाक था। अब ये देखना है किसने किसको कहा है, ये देखेंगे। बिरादरी का यही सहारा होता है, तो इसमें मोहन के पिता वंशीधर ने रमेश से कहा था। मोहन के पिता थे वंशीधर, जो पुरोहित का कार्य कर रहे थे, और रमेश जो लखनऊ अपनी जो ड्यूटी थी या लखनऊ रह रहे थे, उससे कहा था, क्योंकि वो मोहन को किसके लिए, पढ़ाई के लिए लखनऊ ले जा रहा था। किसने किसको कहा देखेंगे आप। ये है किसने किसको कहा, किस आशय से कहा, मतलब किस आशय, भाई इसका ही आपको क्या करना, पूरा व्याख्या करनी है। बिरादरी का किसने किसको कहा, तो मोहन की पढ़ाई के प्रसंग में कहा था। किसने किससे कहा, तो मोहन की पढ़ाई के प्रसंग में कहा। पहले तो ये देखिए किसने किसको कहा, तो मोहन के पिता वंशीधर रमेश से कहा। फिर किस प्रसंग में कहा, तो मोहन की पढ़ाई के प्रसंग में कहा, जब रमेश राजी हो जाते हैं उसे लखनऊ ले जाने के लिए, उसमें किस आशय से कहा, तो ये आशय देखेंगे आप। यह वाक्य वंशीधर ने कृतज्ञता, यानी कृतज्ञता क्या मतलब कि एहसान मानने वाला है, कृतज्ञता का मतलब एहसान भाव से का, उसके कहने का भाव आशय ये कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है कि हम लोग अपनी बिरादरी वाले का हर संभव प्रयास करें। यानी जाति बिरादरी मतलब जिस कास्ट, यानी जो जाति होती है, अपनी बिरादरी, अपने भाईचारे का भाव, वो एक दूसरे के काम आते हैं दुख सुख में। ठीक है, फिर क्या है, ये कहानी में अस्य स्पष्ट हो। भाई इस कहानी में अस्य स्पष्ट क्या हुआ, यानी इसका उद्देश्य क्या है। इस कहानी में वंशीधर का आशय सिद्ध नहीं हो सका, अर्थात मोहन को रमेश के साथ पढ़ने लिखने के भेजा गया था, किंतु रमेश ने उसे पढ़ाने की अपेक्षा घर के काम काजों में लगा दिया था, इसलिए रमेश का व्यवहार बिरादरी के नाम पर कलंक है। अब क्या है, उसमें तो वंशीधर ने तो उसे पढ़ाने लिखाने के लिए भेजा था कि मोहन को वहाँ पढ़ाई लिखाएगा रमेश, लेकिन रमेश ने ऐसा अपने जो वचन पर वो खरा नहीं उतरा, उनने घर के काम काजों में लगा दिया, और इस तरह से वो बिरादरी के नाम, यानी भाईचारे के नाम पर क्या है, एक कलंक है। आगे बढ़ते हैं। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। ये एक भी किसने किसको कहा कि शास्त्री से कहा, ये देखेंगे। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, भी किसकी आंखों में, तो ये वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। यानी जब आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ऊपर वाले प्रश्न में कि धनराम उसको गोलाई का रूप नहीं दे पाए थे संडासी को, तो इस पर किसने किया था,
मोहन ने उस गोलाई को बना दिया था। तो इसमें बनाने के बाद उसे जो वो आकार बनाना चाह रहा था सेम वही आकार बन गया था बिल्कुल। इसलिए उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी कि नहीं, अपने आप में खुशी थी कि मैंने जो करना चाहा था वो करके दिखा दिया। किस लिए कहा, किस प्रसंग में कहा, तो ये देखेंगे। धनराम लोहे की मोटी की छड़ को गोलाकार रूप में देने में असमर्थ हो रहा था, तब मोहन ने उस छड़ को सहज ही गोलाकार बना दी, इससे कोई त्रुटि नहीं रही। इस सफलता के कारण मोहन की आंखों में एक सर्जक की चमक आ गई थी। ये कहा है, किसके लिए कहा है, तो ये वो फिर है किस प्रसंग में कहा। ये वाक्य मोहन की चरित्र की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर करता है। देखिए क्या क्या करता है। वह जातिगत भेदभाव विश्वास नहीं करता। भाई जब मोहन क्या है उसके पास बैठकर काम कर रहा है और उसके अंदर तनिक भी, अब ये जब लोहार की जाति के पास काम करता है तो ये तो विश्वास हो गया होगा कि उसके अंदर जातिगत भेदभाव की कोई, अंदर उसके कोई जातिगत भेदभाव ना नहीं। वह परिश्रम में साहसी, परिश्रम तो है भाई, वो हर जगह अपने आप में को ढाल लेता है और अपने आप में उसमें दक्ष भी होता है। हर काम में वो परिश्रमी है, साहसी भी है। आगे बढ़ते हैं। गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है, चर्चा करें और लिखें। भाई देखो, पहले क्या है, वो गांव में रहता था, अपने गांव में वहाँ पढ़ाई करता था, फिर वो शहर जाकर पढ़ाई करने लगा जैसे तैसे। उसमें क्या अंतर आ गया था दोनों के, यानी गांव और शहर की दिनचर्या में उनका क्या अंतर है, कैसे किस प्रकार वो संघर्ष कर रहा था। गांव में मोहन अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। गांव में वह गरीबी का सामना करना पड़ा था। प्रतिदिन नदी पार करके स्कूल जाता, पढ़ाई जारी करने के लिए 2 मील की चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता। यह संघर्ष वह अपनी सफलता तथा माता पिता के नाम को रोशन के लिए कर रहा था। अब क्या, गाँव की जो जिंदगी थी उसकी, वो मोहन अपने गाँव में जो संघर्ष कर रहा था वो क्या कारण था। पहला तो ये था कि उसके पास, उसमें उसके घर में गरीबी थी। प्रतिदिन वो नदी पार करके स्कूल जाता था, पढ़ाई जारी करने के लिए 2 मील की चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता। तो ये संघर्ष वो किस लिए कर रहा था, एक तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, दूसरा अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए। लेकिन शहर में भी संघर्ष था, गाँव में भी संघर्ष था, लेकिन अंतर किस बात का था ये देखेंगे। शहर में जाने से रमेश के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब वो गांव में तो अपने लिए संघर्ष कर रहा था, अपने माँ बाप के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन शहर में क्या कर रहा था, वो रमेश के लिए संघर्ष करना, काम तो कर रहा था वो, लेकिन अपने लिए नहीं, रमेश के लिए काम कर रहा था। वह उसके घर के सारे काम एक नौकर की बातें करता था। थोड़ा बहुत समय पहले पढ़ाई में लगा पाता था। उसका अपना सपना धूमिल पड़ गया था और माता पिता के अरमान टूट गए थे। गांव का होनहार बालक शहर में एक घरेलू नौकर बनकर रह गया था। अब शहर में क्या कर रहा था, वो रमेश के लिए संघर्ष कर रहा था, रमेश के घर के कामकाज कर रहा था और उसकी हैसियत एक नौकर के समान हो गई थी। उसका अपना सपना क्या है, धूमिल हो गया था। थोड़ा बहुत समय मिल पाता था उसमें अपनी पढ़ाई में लगा देता था। उसके माता पिता के अरमान भी टूट गए थे, क्योंकि भाई उसको समय ही नहीं मिलेगा पढ़ाई के लिए, तो वो किसका ऑफिसर बनेगा, यानी अफसर बनेगा। गांव का एक होनहार बच्चा एक घरेलू नौकर बनकर रह गया था। तो इस प्रकार से ये अंतर है गांव और शहर के संघर्ष में। तो एक अध्यापक के रूप में ये प्रश्न मुझे जहाँ तक लग रहा है, इसमें आप IMP लगाएंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। ये प्रश्न आने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें क्या है, एक मास्टर भी, इसमें आप अपने विचार भी रख रहे हो। देखो या ध्यान से पढ़कर देखें। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगा। जहाँ भी प्रश्न में आपके खुद के विचार रखने के लिए बोला जाए कि आप इस जगह होते तो क्या करते, आप क्या कहना चाहेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके सर्जन यानी आपकी जो सोचन शक्ति है, आप उस प्रश्न को किस प्रकार सोचते हैं, आपकी विचारधारा क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आप किस समस्या को किस तरह से लेते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। और जो कम्पिटिटिव यानी कम्पिटिशन टेस्ट है, प्रतिस्पर्धा की जो परीक्षाएं हैं, उनमें इस प्रकार के प्रश्न बनते ही बनते हैं। अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। भाई आपको समझना है कि जो मास्टर त्रिलोक सिंह, उनका व्यक्तित्व कैसा था, भाई उनमें क्या तो अच्छाइयाँ थी और क्या बुराइयाँ थी। ध्यान से देखेंगे। मास्टर त्रिलोक सिंह गांव की पाठशाला का एक अध्यापक था, यानी गांव की जो छोटी सी पाठशाला था उसका एकमात्र एक ही अध्यापक था। उसके व्यक्तित्व के गुण अवगुण अथवा खूबियाँ और खामियों का समावेश था, यानी उसमें गुण भी थे और अवगुण भी थे। तो यहाँ देखेंगे। अब खूबियाँ तो उसमें क्या थी, यानी आप गुण भी लिख सकते हो, खूबियाँ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। वह ग्रामीण क्षेत्र में रहकर एक अध्यापक के कार्य को पूरी लगन से निभा रहा था।
वह बिना किसी दूसरे अध्यापक के सहयोग से अकेला ही होकर सभी बच्चों को पढ़ाता था। मतलब उसके अतिरिक्त गांव में और कोई अध्यापक नहीं था, वो अकेला ही पढ़ाता था और ये कार्य वो पूरी लगन से कर रहा था। अच्छे बच्चों को प्रोत्साहित करता था शिक्षा में कमजोर बच्चों को पढ़ाने हर संभव प्रयास करता था। अब अच्छे बच्चे थे, उन्हें क्या प्रोत्साहित, अच्छा बच्चा कौन था, मोहन था, तो उसे कहता था कि इसको छात्रवृत्ति मिलेगी, ये बड़ा होकर गाँव का नाम रोशन करेगा और ये अच्छा होनहार आगे जाकर अफसर बनेगा। और कमज़ोर बच्चा कौन था, धनराम था, जिसे 13 का पाढ़ा पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास वो कर रहा था। तो इस प्रकार देखें, अब उसमें खामियां नहीं, उसके अवगुण क्या है, उनमें बुराइयां क्या है। मास्टर त्रिलोक सिंह अपने विद्यार्थियों के प्रति मारपीट का व्यवहार करते थे। भाई वो इतना मारते थे कि मार मार कर बेट भी तोड़ देते थे। वे मोहन से भी बच्चों को सजा दिलाते, यानी मोहन क्या है, अपने स्कूल का काम कंप्लीट कर देता था तो बच्चों से बोलता था कि तुम भी इनको सजा दो। वे बच्चों के कोमल मन को ध्यान किए बिना कठोर बातें, मतलब अब छोटे बच्चे क्या होते, कोमल स्वभाव के होते थे, होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके कोमल स्वभाव का ख्याल किए बिना ही उन्हें कठोर बातें सुना देता था, जिससे बच्चों का मन निराश हो जाता था सदा पढ़ाई के लिए। अब बच्चे सोच रहे थे कि अब ऐसी बातें सुने तो अच्छा पढ़ाई छोड़ दे। बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे उनके कठोर व्यवहार के कारण। उनकी मार व कठोर वाणी से बच्चे डरे से, अब वो क्या है, मारते भी थे, कठोर वाणी भी बोलते, तो बच्चों के अंदर एक डर के मतलब एक डर और सहमे से रहते थे। तो ये तो उनकी रही खामियाँ, यानी अवगुण, और ये उनके क्या है, गुण। एक बार आप इसको फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। गलता लोहा कहानी का एक अंत एक खास तरीके से होता है। गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है, ये प्रश्न भी बन सकता है, क्योंकि इसमें भी आपके खुद के विचार जाने गए हैं। किसी बात को आप अलग तरीके से सोच रहे हैं, मैं अलग तरीके से, कोई और अलग तरीके से सोचेगा। तो इसमें क्या है, जो आपका पेपर लेने वाला है उसमें आप किसी भी समस्या को किस तरीके से सोच सकते हो, कौन अच्छा बेहतर उत्तर लिख सकता है, तो इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना है। किसी भी पाठ को आप पढ़ रहे हो तो इस प्रकार के प्रश्नों पर अवश्य ध्यान देंगे। इस कहानी का अंत कई प्रकार से हो सकता है, मतलब और भी प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है देखेंगे। मोहन द्वारा गांव में जाकर ब्राह्मणों को झूठे मान की रक्षा हेतु को कोई काम न करना। जैसे मोहन द्वारा गांव में जाकर ब्राह्मणों के झूठे मान की रक्षा हेतु कोई काम न करना, मतलब कि जो ब्राह्मण जाति के जो नियम उनको नहीं मानना। मोहन के द्वारा शिल्पकार का काम करने पर बिरादरी द्वारा बायकाट दिखाना, यानी अब क्या है, मोहन वहाँ बैठकर धनराम के पास शिल्पकार का काम कर रहा है, तो उसमें क्या है, हम उसमें क्या आंदोलन, एक नई क्रांति दिखा सकते थे, मतलब अपने तरीके क्रांति बायकाट मतलब क्रांति दिखा सकते थे, लेकिन उसमें इसने लेखक ने नहीं दिखाया है। मोहन के पिता वंशीधर रमेश द्वारा झगड़ा करना, उसे बिरादरी के प्रति बेवफाई का दोषारोपण करना। अब क्या है कि इसमें दिखाया गया कि मोहन के पिता वंशीधर ने वो जो अपने बेटे पर जो अत्याचार हुआ, जो उसका शोषण हुआ, उसे चुपचाप सहन कर ले, इस पाठ में दिखाया गया। लेकिन अगर हम उसको दिखा सकते थे, भाई आपने बिरादरी के नाम पर बेवफाई की है और मेरे बच्चे का जो कैरियर है, जो सफलता के मार्ग में आप अड़ंगा लगा ले, इस प्रकार से बाधा बने हो। मोहन के द्वारा गांव में छोटा कारखाना लगाना और ग्रामीण युवकों को तकनीकी शिक्षा देना, यानी अब मोहन ने क्या है, एक तकनीक का काम सीख लिया था, अपने हाथ का दस्तकारी का काम सीख लिया, तो अब क्या है, मोहन होनहार है, लेकिन क्या वो कारखाना लगा सकता था और ग्रामीण युवकों को रोजगार दे सकता था। इस प्रकार भी हम इसका अंत कर सकते थे। तो ये प्रश्न भी पूरे बनने की संभावना, मुझे ये 2 प्रश्न लग रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और धनराम की कार्यक्षमता पर रेखांकित कीजिए। अब मुझे ये प्रश्न बनने, वैसे तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाना, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न तो और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये, क्योंकि आप तो ये सारे पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है, तो वो मैं आपको पहले करवाऊँगी, ठीक है। शेखर गलता लोअर शीर्षक कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।
भाई इस कोई भी किसी भी चीज़ को लिखा जाता है तो उसके पीछे ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ के पीछे एक ना एक उद्देश्य अवश्य होता है। तो ध्यान देंगे। शेखर जोशी ने गलता लोहा शीर्षक कहानी में देहात के जीवन को व्यापक जातिगत भेदभाव, छोटे भेदभाव को भावना को यथार्थ चित्रित किया है। अब शेखर जोशी क्या है, इसके लेखक है। तो समाज में जो भेदभाव है, जो देहात यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो जातिगत भेदभाव है, उच्च जाति का है, नीच जाति का, तो ये भेदभाव को यथार्थ यानी सच्चाई पर दिखाया भाई, ये वास्तविकता है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन इस समस्या को अत्यंत गंभीरता से उठाया। गंभीरता मतलब आप जिसको बोलते हैं सीरियसली, लेकिन वहाँ पर आप सीरियस नहीं लिखोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे। लेखक इस कहानी में ये दिखाना भी लक्ष्य कि आज का पढ़ा लिखा युवा वर्ग जाति के भेदभाव अधिक महत्व नहीं देता। भाई अब तो बहुत परिवर्तन आया है, जैसे जैसे युवक युवतियाँ पढ़ने लगे तो वो मानते कि व्यर्थ की बातें, कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता, सब युवक समान होते हैं, यानी मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, मनुष्य से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है, और न ही लोहार जैसे छोटे काम को समझता है। अभी कोई भी कार्य, आजकल क्या है देखो, कोई भी जाति का है डॉक्टर बनना है, कोई भी जाति का अध्यापक बन रहा है, समानता का भाव आया है, कोई भी जाति का है जो नाई का काम कर रहा है, कोई जाति लोहार का काम कर रहा है। तो लेकिन किसी भी कार्य को आजकल छोटा बड़ा नहीं समझा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ITI जो बच्चे कर रहे हैं, वो ITI ये नहीं कि अब जो नीच जाति के ही हैं वही कर रहे हैं, यानी SC BC कास्ट के कर रहे हैं, उसमें जनरल यानी सामान्य वर्ग के भी कर रहे हैं, ब्राह्मण जाति के भी कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको रोजगार चाहिए, वो अपने अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर रहे हैं। उच्च कुल या जाति के लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त करके बड़े उद्योगों में लोहे का काम या मशीन का काम कर रहे हैं। ये भी है जो ITI मैंने अभी बताया आपको, ITI कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रशिक्षण प्राप्त करके कारखानों में काम कर रहे हैं। कहानी में मोहन ब्राह्मण जाति से संबंधित है, वह अपने सहपाठी धनराम लोहार की दुकान पर जाकर लोहार का काम करता है। ये जातिगत भेदभाव से कोसों दूर है। अब मोहन क्या है, धनराम के पास बैठकर काम कर रहा है, जो धनराम है लोहार का बेटा है, और मोहन क्या है, ब्राह्मण जाति का, तो ये उसकी जो भावना है वो जातिगत भेदभाव से कोसों दूर है। उसके मन में बिल्कुल ये भावना नहीं है कि ये लोहार का है और मैं ब्राह्मण जाति का बेटा हूँ, तो मैं ये कार्य क्यों करूँ, क्योंकि वो उसमें अपने कार्य में दक्षता प्राप्त है, वो सिर्फ अपने कार्य को कार्य की दृष्टि से देखता है। अतः कहानी का प्रमुख उद्देश्य जातिगत भेदभाव की दीवारों को गिराने का प्रेरणा दी गई। यानी शेखर जोशी ने कहा है कि कहानी दिखाया कि कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो जातिगत भेदभाव की दीवार को गिराना है, यानी जातिगत भेदभाव को मिटाना है। ये शब्द आप अपने तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे, मुझे ये लग रहा है कि ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। गलता लोहा कहानी की शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। अब क्या है, इस कहानी का शीर्षक दिया गया है गलता लोहा। अब क्या है, शीर्षक तो और भी हो सकता था, ये गलता लोहा ही शीर्षक क्यों रखा गया। अब रखा गया तो ये सही है या गलत है, आपको अपनी दृष्टि से सोचना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, गलता लोहा कहानी में दो सहपाठियों सहपाठी मतलब एक साथ पढ़ने वाले, जो है एक कक्षा में पढ़ने वाले, धनराम और मोहन ब्राह्मण पुत्र के आपसी व्यवहार को व्यक्त किया जाए। मतलब धनराम का लोहार का बेटा है और मोहन ब्राह्मण जाति का आपसी व्यवहार को व्यक्त किया गया, उनका आपसी संबंध क्या है। इसके साथ उनके जीवन में संक्षिप्त यानी छोटा सा प्रकाश, संक्षिप्त मतलब छोटा प्रकाश डाला गया। इस कहानी में दर्शाया गया कि तेरा का पाड़ा न याद सुना पान के धनराम से मास्टर जी कहते कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ गलाएगा। यानी क्या है, धनराम तेरा का पाड़ा याद नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें जबान का चाबुक मारा था मास्टर त्रिलोक सिंह ने, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ गलाएगा। इसके साथ यह भी दिखाया गया है, मोहन एक ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद धनराम लोहार के पास आकर न केवल बैठता है अपितु उसके साथ मिलकर लोहे की छड़ की गोलाई में मोड़ डालने का अत्यंत कुशलता से कार्य करता है। इस कार्य के लिए वह अपने मन में किसी प्रकार का भेदभाव हीन भावना महसूस नहीं करता, अपितु उसे गर्व अनुभव होता। अब उसके अंदर बिल्कुल ये नहीं है कि मतलब हीन भावना नहीं है, संकोच नहीं है, लेकिन वो गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि जो कार्य वो करना चाहता है वो उसने अच्छी प्रकार से किया है। इस प्रकार मन में बनी जाति रूपी लोहार की दीवार पिघल गई। अब क्या मन में, क्या जो लोहे के मन में एक तरह से देखा जाए तो ये एक कठोरता का व्यवहार होता है कि मैं उच्च जाति का हूँ, ये निम्न जाति का, तो ये हमारे मन में एक लोहे से भी ज़्यादा कठोर व्यवहार की एक परत जमी हुई है। लेकिन वो क्या है, वो उस परत को यानी लोहे की जो दीवार है उसे धीरे धीरे पिघला दिया, यानी पिघल चुकी है, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और आपसी भाईचारे की भावना बन चुकी है। अतः गलता लोहा कहानी का शीर्षक उचित एवं सार्थक, ये बिल्कुल उचित है, बिल्कुल ठीक है और सार्थक है, ये ही होना चाहिए।
और यही जो दिया है वो ठीक दिया है। तो यहाँ मैंने ये प्रश्न आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी प्रकार का आपके मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए, ये प्रश्न किसी के पास नहीं है। और अगला आप किस टॉपिक पर आपको समस्या आ रही है, कौन सा टॉपिक चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर क्लासें मिलेंगी HPSC सब्जेक्टिव पेपर के लिए। आपके पेपर के लिए 10 दिन, आपके पेपर के 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगी। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में संशय बना हुआ है कि मैम 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, कैसे लिखना है। तो इस प्रकार की वीडियो कल ही आपको जरूर मिलेगी। आज मुझे किसी कारणवश से समय नहीं मिला, कल मैं अवश्य इस पर वीडियो लेकर आऊँगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी होती।